प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस महामारी के समय आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और निर्बाधित रूप से अपना शैक्षिक कार्यक्रम कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय को समझने से पहले हम समझेंगे कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और जो द्विध्रुवीय विश्व जो था उसकी जगह पर कैसे अब एक ध्रुव यानी सिर्फ अमेरिका ही इस पूरे विश्व पटल पर बच गया था। और इसकी यही जो सिनेरियो था, इसी से एक नया जो विश्व व्यवस्था है उसकी शुरुआत होती है, एक ध्रुवीय विश्व और अमेरिकी वर्चस्व की, जो हमको इस अध्याय में पढ़ना है। और इसके साथ ही हम इस अध्याय में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे एक ध्रुवीय विश्व, वर्चस्व का अर्थ, प्रभुत्व की प्रकृति, अमेरिकी प्रभुत्व, प्रकृति, विस्तार और सीमा, खाड़ी युद्ध, इराक हमले में अमेरिकी प्रभुत्व, अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू, अमेरिकी वर्चस्व के सामने चुनौती और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। अब इस अध्याय की शुरुआत मैं कुछ उदाहरणों के साथ करूँगी और उन उदाहरणों में आपने उसके उत्तरों को आपने कल्पना करनी है। जैसे पहला एक प्रश्न है कि आप अपने जन्मदिन पर क्या करना पसंद करेंगे। What do you want to do on your birthday? तो इसका उत्तर शायद सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता होगा कि आप केक काट कर अपना जन्मदिन मनाएंगे, या फिर अगर इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आता हो तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाना पसंद करेंगे और पार्टी करना पसंद करेंगे। तीसरे में शायद आपके दिमाग में ये भी आता हो कि आप मंदिर जाकर पूजा करना पसंद करेंगे, या फिर आप कुछ जो आपका सांस्कृतिक तरीका है, पकौड़ी पूरे और ये पूरी बनाकर अपना जन्मदिन मनाने का, तो शायद आप कुछ ऐसा करना पसंद करेंगे। पर इसमें आपने एक चीज़ हमने नोटिस की होगी कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम अपने जन्मदिन को केक काटकर मनाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में पूरी पकौड़े बनाना, मंदिर जाकर के अपना जन्मदिन मनाने की संस्कृति रही है। चलिए अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है, आप अपनी दादी की कल्पना किस तरह करते हैं। अगर मैं कहूँगी कि आपकी दादी शब्द में कहूँगी तो आपके दिमाग में क्या आप कल्पना करते हैं। क्या आप अपनी दादी को कुछ इस तरह जीन्स टॉप और छोटे बालों में इमेजिन करते हैं, या फिर आप अपनी दादी को कुछ इस तरह अपनी पारंपरिक वेशभूषा में इमेजिन करते हैं, या हो सकता है आपके दिमाग में कुछ इस तरह की छवि खाना बनाते हुए पारंपरिक वेशभूषा में, ऐसे आप अपनी दादी की कल्पना करते हो। पर इस चित्र में और इस उदाहरण में आप समझेंगे कि आपके दिमाग में ये जो चित्र है ये बहुत ही रेयर रहा होगा। आपके दिमाग में कुछ इस तरह या फिर कुछ इस तरह का चित्र उभर के आया होगा। यानी आप अपनी दादी की कल्पना जीन्स पहने हुए, जिसे हम आजकल मॉडर्न कहते हैं, ये जो हमारी शब्दावली में मॉडर्न हमने शब्द इन पाश्चात्य वेशभूषा को दे दिया है, इसे देख के आपको लगता होगा कि आपने अपनी दादी को इस जीन्स में कभी इमेजिन नहीं किया। यानी जब हमारी दादी ने ये जीन्स नहीं पहनी तो आज ये हमारी संस्कृति में ये जीन्स पहनने का कल्चर कहाँ से आया। अगला जो उदाहरण है वो आपकी पुस्तक से है। इसमें ये एक स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा है, आंद्रे जो है चर्च जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, और
इसने जो है आप देख सकते हैं ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है, लेकिन इसकी जो माँ है वो यह चाहती है कि यह इस जीन्स को ना पहने क्योंकि ये सभ्य और शालीन नहीं मालूम पड़ते। लेकिन आंद्रे इस बात को नहीं मानता है और उसे ये चाहिए कि वो जीन्स पहन के ही जाए, और उसके पिता भी इस बात पर अपनी सहमति देते हैं कि वो भी अपने समय में जीन्स ही पहना करते थे। अगला जो उदाहरण है वो है जाबू का। एक बच्चा है जो अपनी पारंपरिक जो कलाकारी है अपनी जनजाति की उसको उसकी कलाकारी करने में, उसको दर्शाने में ये बहुत ही दिलचस्पी लेता है, और इसका जो उद्देश्य है वो किसी आर्ट स्कूल में पढ़कर एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का है, जबकि इसके पिता चाहते हैं कि वो MBA करके उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करें। अब आप ये सोचिए कि जब जो अपने कुछ उद्देश्य लेकर चल रहा है, लेकिन उसके पिता उसे MBA करने की सलाह देते हैं। ये MBA भी कुछ एक नया शब्द है, एक नया प्रोफेशन है जो भी अमेरिका के द्वारा ही इजाद किया गया है। या फिर हम कहें जीन्स की बात, या फिर हम पीछे मुड़ के कहें केक की बात, या फिर हम कहें उस पाश्चात्य संस्कृति की ड्रेस की बात, तो हम इन सभी को हम देखते हैं कि ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं अमेरिका से हम लोग इन्फ्लुएंस या प्रभावित हुए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे हम ये समझ पाए कि हम अमेरिकी वर्चस्व में जी रहे हैं और हमें इसकी कोई भनक भी नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इस अध्याय ये आप एक मैप है वर्ल्ड का, आप इसमें देखिए कि अमेरिका जो है, जिसे हम सामान्य रूप में अमेरिका कहते हैं, वो आप देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस क्षेत्र की बात करें जो आपको हरे कलर में दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने अध्याय के शुरुआत में जो अध्याय का नाम था वो देखा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि अमेरिका शब्द का ये वर्चस्व है कि हमने सिर्फ इस क्षेत्र के लिए इस पूरे क्षेत्र के नाम को इंक्लूड किया। आगे अब हम बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व की, तो हमें देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व एकदम जो है हमारी संस्कृति में, हमारे पूरी जो विश्व का जो सिनेरियो है उसमें एकदम शामिल नहीं हुआ। यानी कि उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती रही जिनसे हम ये समझ पाए कि हम अमेरिकी वर्चस्व में जी रहे हैं, या वहाँ से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो इसमें एक जो पहला हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं वो है 1990 में इराक का कुवैत पर हमला। या हम ये पढ़ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समय की विश्व व्यवस्था। इन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था नाम दिया, और इसमें हम देखते हैं कि 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें करी गई, लेकिन इराक जो है अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटा, और तब यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यूएनओ आप जानते हैं कि एक विश्व सरकार के रूप में हम इसे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और यूएनओ ने ये आज्ञा दे दी कि हम अब कुवैत पे जो है आक्रमण कर सकते हैं। ये वही यूएनओ था जिसने शीत युद्ध के अधिकतर मामलों में चुप्पी साधी थी। अगर आपको याद हो, जब हमने शीत युद्ध पढ़ा था तो शीत युद्ध के समय पर हमने कहीं पर भी बहुत ही
कम जगह ऐसा होगा जहाँ पे हमने यूएनओ का जिक्र पढ़ा हो या हमने कोई ऐसे देखा हो कि यूएनओ ने कोई एक्शन किसी के अगेंस्ट लिया हो। लेकिन यहाँ पर वही यूएनओ जो है इराक़ पर हमला करने की या इराक़ पर बल प्रयोग करने की अनुमति दे देता है। अब जो बल प्रयोग किया जा रहा था वो लोग कौन थे जिनके द्वारा ये बल प्रयोग किया जा रहा था? देखो, यूएनओ की अपनी कोई भी जो सेना है वो यूएनओ की अपनी कोई भी सेना नहीं है, यानी वो अन्य जो देश उसके जो सदस्य हैं उन्हीं की सेना को अपनी सेना के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। तो 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों की फ़ौज ने मोर्चा खोला और इराक़ की सेना को हरा दिया। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक नंबर के जो आपके प्रश्न हैं उनमें ये हमेशा आता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि इराक़ पर जो है यूएनओ ने हमला किया और उस बल प्रयोग को हमने नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब फिर हम बात ये आती है कि हमने इस जो उदाहरण है इसको हम अमेरिका के वर्चस्व के रूप में कैसे देख रहे हैं, यानी कि हमको ऐसा कैसे लग रहा है कि ये अमेरिकी वर्चस्व का एक उदाहरण है। तो यहाँ देखिए कि इस जो 34 देशों की जो सेना थी इसमें से 75% सैनिक जो हैं अमेरिका के सैन्य अभियान अमेरिका के ही थे। इसमें से जो 75% जो सैनिक हैं वो अमेरिका के ही थे और सैन्य अभियान के प्रमुख अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वॉर्जकॉफ थे और उस जो अभियान था उसके प्रमुख भी अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वॉर्जकॉफ थे। यानी आप समझिए कि 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों में से 75% पूरे जो थे वो अमेरिकी सैनिक थे, यानी कि इसमें वर्चस्व किसका था? अमेरिका का था। अगला हम एग्जाम्पल है, या फिर आप इसके कुछ जो ग्राफिक्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं आप इसे देख सकते हैं। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का ही चित्र है, किस तरीके से यहाँ पे जो है इराकी सेना को मार गिराया था। नई नई जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया था और फिर इससे उन्होंने साबित किया अमेरिका ने कि सैन्य क्षमता प्रौद्योगिकी में अमेरिका ही सबसे आगे है और इसका जो है टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिससे पता चला कि अमेरिका के पास कितनी तरह की टेक्नोलॉजी है, कितने तरह के स्मार्ट बॉम्ब्स हैं। ये इसका एक और चित्र है जो इराकी जो सेना है जो ट्रैफिक जाम में इस हाईवे पे फंसी हुई थी और इस पर अमेरिका ने जो है या हम कह सकते हैं यूएसओ की ने यहाँ पे इन पर आक्रमण किया। और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इराक के जो सैनिक थे जो युद्ध से भाग के जा रहे थे या कई ऐसे थे जिनको युद्ध बंदी बनाकर लेकर जा रहा था इराक अपने साथ, तो यहाँ पे वो बेकसूर लोग भी और जो नॉर्मल जनता थी वो भी इस आक्रमण में मारे गए। और इस जो ये हाईवे आप देख रहे हैं इस हाईवे को नाम दिया गया हाईवे ऑफ डेथ। अगला जो समय है वो है 1992 के पास क्लिंटन यानी कि राष्ट्रपति वहाँ के क्लिंटन बने। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कार्य किया इसे देखेंगे कि इस दौर में विदेश नीति से अधिक तवज्जो घरेलू नीति को दी गई, यानी कि सॉफ्ट पावर को। अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हमने अमेरिका ने क्या किया, सीधा अटैक किया, तो वो क्या थी, हार्ड पावर थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदेश नीति में जो है सॉफ्ट पावर का यूज़ ज़्यादा किया गया। सॉफ्ट पावर मतलब डिप्लोमेसी से है, यानी कि आप अपनी नीतिगत रूप से कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि आपको शस्त्र उठाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1999 में यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानिया लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। अब देखिए ये एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया का एक छोटा सा प्रांत है कोसोवो में अल्बानियाई जो लोग थे उनका एक आंदोलन शुरू हुआ 1999 में।
अब उसको कुचलने के लिए स्लाविया ने एक सैन्य कार्रवाई करी। यूगोस्लाविया का देश था तो उसने अपने क्षेत्र के जो लोग थे उन पर सैन्य कार्रवाई करी। इसके जवाब में नाटो, अब आप जानते हो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कि ये अमेरिकी नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। इसने नाटो ने अमेरिकी नेतृत्व में यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी करी। यानी अमेरिका का यूगोस्लाविया से कोई इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था कि वो आकर के यहाँ पे डिफेंस का कार्य करे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यूगोस्लाविया के जो यूगोस्लाविया के जो क्षेत्र थे वहाँ पर 2 महीने तक बमबारी करी। इससे क्या हुआ, स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। यानी कि जिसका देश था यूगोस्लाविया पे जिसका शासन चल रहा था, उनकी तो सरकार गिर गई और शासन होने लगा वहाँ पर नाटो का। एक अन्य घटना है 1998 में केन्या के नैरोबी और तंजानिया के दारे सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। देखिए तंजानिया और नैरोबी जो है केन्या के 2 क्षेत्र हैं, केन्या के नैरोबी में और तंजानिया के दारे सलाम, जो 2 अलग अलग देश हैं, यहाँ पे अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई और इसका जिम्मेदार अलकायदा को ठहराया गया। इसका जिम्मेदार अलकायदा आप जानते हैं एक आतंकवादी संगठन है, इसका जिम्मेदार ठहराया गया। इसके जवाब में राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। फिर से आप इस जो सेंटेंस है, ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किससे संबंधित है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे। रीच का आदेश दिया। अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान के अलकायदाई ठिकानों पर क्रूज़ मिसाइलों से कई बार हमले किए। अब देखिए जो है नैरोबी और तंजानिया की जो 2 दूतावास थे, अमेरिकी दूतावास, एम्बेसी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो है 2 हमले हुए और उसका ज़िम्मेदार अमेरिका ने अलकायदा को ठहराया। इसलिए अमेरिका ने अलकायदा के जो ठिकाने थे वहाँ पे सूडान में और अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर सीधा क्रूज़ मिसाइलों से कई बार हमले किए। और इस हमले से क्या हुआ कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए यूएन से अनुमति नहीं ली। यूएन आप जानते हैं यूएनओ, उससे कोई भी अनुमति नहीं ली, जबकि हम ये मानते हैं कि यूएनओ जो है विश्व की एक रूप से हम उसे सरकार मानते हैं, तो उससे कोई भी अनुमति नहीं ली गई और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की गई कि दूसरे देश में आपने सीधा अटैक कर दिया और उसके लिए किसी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। यानी कि ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें जिससे हमें पता चलता है कि अमेरिका ने कैसे अपनी मनमानी की और कैसे अपना वर्चस्व स्थापित किया। एक कुछ नागरिक अड्डों पर बमबारी का भी आरोप अमेरिका पे लगा कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कुछ जो आतंकवादी समूह थे उन पर तो हमला किया ही, उसके साथ साथ नागरिक अड्डों पर भी उन्होंने हमला कर दिया। अगला हम पढ़ते हैं 9/11 आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पर। 11 सितंबर 2001, आप इसे देख लीजिए 9/11 जो है इसकी डेट कैसे लिखी गई है। 11 अगर हम भारत के हिसाब से पढ़ें तो शायद हम इसे 9 तारीख और 11 महीना पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 11 तारीख और 9वां महीना है, तो ये अमेरिका का तरीका है डेट लिखने का। 9/11 इसे हम कहते हैं। तो 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद उन पर कब्जा कर लिया और अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर उसे ले गए। अमेरिका से कुछ जो व्यावसायिक विमान थे वो उड़े और उड़ने के कुछ ही टाइम के बाद जो है 4 अमेरिकी विमानों पर 19 अपहरणकर्ताओं ने जो है उनको अपहरण कर लिया और उसी के बाद अमेरिका की ही जो कुछ महत्वपूर्ण इमारतें थी उसी की सीध में ले जाकर
उन जो इमारतें थी उनको ध्वस्त कर दिया। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए। आप ये एक ग्राफिक देख सकते हैं इसका कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इस पे ये जो 2 विमान अभी हमने पढ़ा, वो 2 विमान इस टावर से टकरा गए। तीसरा विमान जो है वो वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन जो है, आप जानते हैं कि पेंटागन अमेरिकी जो रक्षा विभाग है वहाँ पे पेंटागन में वो है। चौथे विमान को अमेरिका की कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया की एक खेत में गिर गया। गलती से जो चौथा था उसे भी उन्होंने अमेरिकी जो कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद हम उसे कह सकते हैं, वहाँ से टकराना था, लेकिन वो गलती से पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। यानी कि ये जो एक एक्सीडेंट हुआ या एक इंसिडेंट हुआ, ये जो है जानबूझ करके करा गया था और 4 अमेरिकी विमानों के द्वारा उसी के देश में उसी के साथ तबाही की गई। बुश ने क्लिंटन के विपरीत अमेरिकी नीति के लिए कठोर रवैया अपनाया। इससे पहले हमने पढ़ा कि क्लिंटन ने जो है सॉफ्ट तरीका अपनाया, किसी भी डिप्लोमेसी को अपनाया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर से बुश ने जो है क्लिंटन के विपरीत यहाँ पर नीति के लिए फिर से कठोर रवैया अपनाया, यानी कि शस्त्रों का प्रयोग किया। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। अब इन्होंने कहा कि भाई आतंकवाद जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके लिए पूरे विश्व को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को निशाना बनाया। एक बार फिर से ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसे आप लिख लेंगे कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके लिए चलाया गया, यानी कि 9/11 जो आतंकवाद था उसके खिलाफ चलाया गया। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को इन्होंने निशाना बनाया। इनको ये समझ में आया या ये उस समय तक था कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान जो आतंकवादी ग्रुप है, इसी ने इनके ऊपर हमला किया, इनकी पेंटागन पर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, इसलिए अमेरिका ने सीधा अफ़गानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की और इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई। अमेरिका की सेना जो थी उसने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की कि जिसने जो है इससे संबंधित थे, इस हमले से संबंधित, उनको गिरफ्तार किया और अपनी ही सरकार को इस बारे में नहीं बताया। गिरफ्तारों को अलग अलग देशों में खुफिया जेल खानों में बंद करके रख दिया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा भी नहीं दी गई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। यानी जिसे हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे ऊपर अगर है पूरे विश्व के लिए, वो है यूएनओ, और उसके हमने कुछ आपस में देशों के बीच में कुछ जो भी डाउट्स हैं वो ना रहें, उसके लिए हमने कुछ कानून बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको हम जो हम सबसे बड़ी एजेंसी जिसे हम कह रहे हैं, इन सब को ताक में रखकर अमेरिका ने अपनी मनमानी की। अगला है इराक पर आक्रमण। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये इस ऑपरेशन का नाम था, इससे इराक पर हमला किया अमेरिका ने। ये कार्य कोलिशन ऑफ विलिंग्स नामक संगठन ने अमेरिका के नेतृत्व में किया, जिसमें 40 से अधिक देश शामिल थे। हमले का कारण सामूहिक संहार के हथियारों यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने से रोकना बताया। 2003 19 मार्च को अमेरिका ने क्या किया कि इराकी फ्रीडम नाम से इराक पे हमला किया, और उसका कारण ये बताया कि हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि ये जो है सबको एक साथ मारने के, सामूहिक संहार के हथियार बना रहे, इसलिए हमने इन पर हमला किया।
लेकिन बाद में पता चला कि इराक के सामूहिक संहार के जो हथियार थे उनकी मौजूदगी का तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिला। तो इससे अनुमान लगाया गया कि हमले का मकसद तो इराक के जो तेल भंडार थे उन पे नियंत्रण करना था, यानी कि इराक में अमेरिका अपनी मनपसंद की सरकार बनाना चाहती थी। ये झूठा आरोप था कि इराक जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि सामूहिक संहार बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने के जो वेपन हैं, हथियार हैं, वो बना रहा है। ये सब झूठ आरोप उस पर लगाए गए, बल्कि इसका जो असली मकसद था वो अमेरिका अपने मकसद की पूर्ति कर रहा था, क्योंकि उसको इराक में अपने मनपसंद की सरकार बनानी थी। अगला है, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? व्हाट डज हेजीमनी मीन? यानी कि अब तक आप भी इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो गए होंगे कि वर्चस्व से आपको क्या समझ में आया, या क्या आपको इतने उदाहरणों को देखकर लगा कि वर्चस्व क्या है। इसमें लिखा है हमने कि राजनीति ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। आम आदमी की तरह समूह भी ताकत पाना वो कायम रखना चाहते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। ये तो थी कुछ किताबी भाषा की। हम समझते हैं कि वर्चस्व जो है एक पावर है, किसी एक आदमी को जैसे पावर चाहिए होती है वैसे ही किसी देश को भी पावर चाहिए होती है, वो चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। इस उदाहरण में आप समझिए कि आपका कोई एक क्लासमेट है, एक आपका सहपाठी है जो मानसिक रूप से बहुत जिसका जो बुद्धि है वो काफ़ी आगे है, आईक्यू लेवल अच्छा है, फिज़िकल रूप से भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुक्स भी उसके पास सारी हैं, संसाधन भी उसके पास सारे हैं, ठीक है, और क्लास में भी हमेशा वो आंसरिंग है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा उत्तर देता है। पारिवारिक रूप से भी उसे जो है पॉकेट मनी वगैरह मिलती है। यानी कि एक ऐसा बच्चा आपकी क्लास में है जिसके पास वो सभी संसाधन हैं जिससे उसको शक्ति पूरी क्लास के बीच में जो उसको एक अलग बनाती है, एक अलग स्टूडेंट बनाती है। तो क्या आप उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, या आप नहीं चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ रहें ताकि आपको कभी बुक्स की ज़रूरत हो तो वो आपको बुक्स दे, आपको कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो वो आपको सिक्योरिटी दे, कभी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप उससे पूछ सकें, या आपको मनी चाहिए हो तो आप उससे ले सकें। तो ऐसा ही एक देश अमेरिका है जिसके पास हम समझ सकते हैं कि सभी तरह के संसाधन हैं, जिसके पास सभी तरह की आर्मी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके पास मनी पावर भी है। यही पाठ्यिक सामग्री, शारीरिक दक्षता और मिलने वाला खर्च। आगे हम बात करते हैं वर्चस्व विभिन्न अर्थों में, यानी कि वर्चस्व कितने तरह का हो सकता है। इसमें हमने ये 3 प्रकार आपको बताए हैं। ये कुछ फ़ॉन्ट चेंज हो गया है इसलिए हमको इस क्लास में हिंदी में लिखना पड़ा है। ढांचागत अर्थ में वर्चस्व, सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व और सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व। सबसे पहले हम बात करते हैं ढांचागत अर्थ में वर्चस्व। यानी कि हमने अभी बात करी कि वर्चस्व ये होता है कि कोई भी आदमी या कोई भी ग्रुप जो है पावरफुल हो, इधर इट इज़ ये आर्थिक रूप से हो, या फिर सैन्य शक्ति के रूप में हो, या फिर संसाधनों के रूप में हो। तो इसमें से हम सबसे पहला जो बात कर रहे हैं वो है ढांचागत अर्थ में वर्चस्व क्या होता है। यानी कि एक ढांचे के रूप में आप कैसे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता। आप जो है, आपसे मतलब है कोई देश या कोई व्यक्ति। अभी हम देश की बात करें तो हम उसको देश के रेफरेंस में समझेंगे कि विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता से कैसे वर्चस्व को समझा जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो सार्वजनिक हो, यानी कि पूरे विश्व के काम आती हो। कुछ ऐसी चीज़ों की उपलब्धता अगर एक देश करवाए तो वो पूरे देश में अपना वर्चस्व कायम कर सकता है।
जैसे इसमें है समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। समुद्र में जो भी व्यापार मार्ग की जो उपलब्धता है वो अमेरिका के द्वारा करवाई जाती है। तो इसलिए अमेरिका जो है अपना इस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व है, जिसे हमने नाम दिया है समुद्री व्यापार मार्ग यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। अगली बात जो इसका उदाहरण है वो है इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका इस्तेमाल हम पूरा विश्व आज कर रहा है, जिसके माध्यम से आज आप ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो है इंटरनेट। और ये इंटरनेट भी प्रोवाइड जो है वो करवाया है अमेरिका ने। यानी कि अमेरिका ने पूरे विश्व के लिए दो चीज़ें, हमने दो उदाहरण पढ़ लिए, एक समुद्री व्यापार मार्ग पूरे विश्व को दे दिया और एक इंटरनेट पूरे विश्व को दे दिया। अब ये जो है इसके लिए संपूर्ण विश्व जो है ये मानता है कि अमेरिका ने वर्चस्व इन दो चीज़ों से अपना कायम किया है। अगली जो डायमेंशन इसका है वो है सैन्य शक्ति के अर्थ में। सैन्य शक्ति के अर्थ में जो मौजूदा ताकत है अमेरिका की आज, वो है सैन्य शक्ति, वो उसकी रीढ़ है। यानी कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो आज विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना जो है अमेरिका साध सकता है। पूरी विश्व आप देखते हैं इतना बड़ा, अभी हमने मैप देखा था, इसमें अमेरिका एक लेफ़्ट साइड में यानी कि पश्चिम में कॉर्नर में है। और वहाँ से अगर हम देखें, अगर आप ग्लोब में उसे इमेजिन करें तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका वहाँ से किसी भी कोने में देश, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में निशाना साध सकता है। ये उसकी सैन्य शक्ति का एक उदाहरण है। सेना को युद्ध भूमि से दूर रख दुश्मन को उसके घर में पंगु बना सकता है। यानी कि युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो दुश्मन के घर में जा कर के, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि कैसे अमेरिका ने जो है दूसरे देशों में घुस के वहीं पर जो है दूसरे देश का नुकसान किया है, और अपनी मिलिट्री को वो इससे दूर रख के भी ऐसा कर सकता है। अगला जो इसका आयाम है वो है सांस्कृतिक अर्थ में। सांस्कृतिक अर्थ में कैसे वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है, तो इसका तो सबसे पहले हम उदाहरण जो है वो समझ जाएंगे कि कैसे हमने देखा कि हम खा भी वही रहे हैं, पहन भी वही रहे हैं जो अमेरिका हमको पहनने के लिए कहता है। इसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे सहमति गठने की ताकत। सहमति गठने का मतलब है कि अमेरिका जिस बात को कह रहा है हम उस बात को मान जा रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे अमेरिका ने कहा 9/11 की घटना हुई और पूरा विश्व जो है आतंकवाद से ग्रसित है, तो पूरा विश्व के लिए एक एजेंडा बनाया हुआ है कि आतंकवाद ही आजकल विश्व में जो है सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि उसने सहमति गठ ली कि पूरा विश्व उसकी बात मान रहा है। दूसरा है भजन, भोजन, भेष, भाषा। म्यूज़िक हम देख रहे हैं कि हम सब इंग्लिश जो अंग्रेजी गाने हैं वो सुनना पसंद कर रहे हैं। भोजन जो है आप देख रहे हैं, हम ये मैकडोनल्ड का खाना है, ये सब हम लोग, डोमिनोज़ है, ये सब हम खाना पसंद कर रहे हैं। कपड़े, भेष में आप समझ लीजिए कि जीन्स की हम बात कर सकते हैं। भाषा देखिए अमेरिका की बात अगर हम नहीं भी करें तो हम इंग्लिश जो है या अमेरिकन इंग्लिश भी हम के वर्ड्स हैं, इन सब को हम यूज़ करने लगे हैं जो डिक्शनरी में नए नए अपडेट हो रहे हैं। यानी कि भजन, भेष, भाषा, इस तरीके से भी अमेरिका ने हमको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। अगला है जोर ज़बरदस्ती से नहीं, रज़ामंदी से बात मनवाना। यानी कि अमेरिका की एक और वो ये है कि वो जोर ज़बरदस्ती से अपनी बात नहीं मनवा रहा है, बल्कि रज़ामंदी से बात मनवा रहा है। वो आपको भी उसी क्षेत्र पे में जो है उसी क्षेत्र की सच्चाइयाँ दिखा करके आपसे उस बात को मनवा ले रहा है। तो ये थे कुछ वर्चस्व के अर्थ ढांचागत तरीके से, सैन्य शक्ति के रूप में और सांस्कृतिक अर्थ में। ये देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का एक ग्राफिक यहाँ पे लगाया है हमने। इसको देखिए कि पूरे विश्व को कैसे जाल से अमेरिका ने अपने पास ले लिया है। यानी कि आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड जो है नेट यूज़ कर रहा है, और पूरा नेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जाल जो है ये अमेरिका का है।
दूसरा ये अमेरिकन डॉलर्स का वर्चस्व हम देख रहे हैं। तीसरा हम देख रहे हैं ये जो मैकडोनल्ड्स का खाना है, कोका कोला है। इसके अलावा यहाँ की जो सैन्य शक्ति है अमेरिका की। एक चीज़ ये है कि इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका जो है अपने पूरे बजट का सबसे ज़्यादा रक्षा पर खर्च करने वाला देश है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो कहीं जाके चाइना का है, जो बहुत नीचे है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच का डिफरेंस। इस चित्र में यूएस डॉलर को दिखाया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जो यूएस डॉलर है उसका परसेंटेज जो है वो कितना है। पूरा 60% जो है वो यूएस डॉलर ही है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो इस तरीके से इन ग्राफिक्स से भी हम समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो कितना उसका वर्चस्व पूरे विश्व में है। अगली बात हम करते हैं वर्चस्व के अंत से निपटने के उपाय। यानी कि ये जो वर्चस्व के बारे में हमने पढ़ लिया कि अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम इसके जो वर्चस्व है क्या उससे हम निपट सकते हैं। तो उसके लिए पहली जो चीज़ है वो है उसकी अंदरूनी कमज़ोरियाँ। यानी कि कुछ अमेरिका की भी आंतरिक कमज़ोरियाँ होंगी जिसको पकड़ के, जिसे कहते हैं कि दुखती हुई नस पकड़ना। तो उसी तरह हम जो है अमेरिका की अंदरूनी कमज़ोरियों को पकड़कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ हमें कुछ वर्चस्व से निपटने के कुछ उपाय मिल सकते हैं। दूसरा है बाह्य प्रयास। इसके अलावा हम कुछ बाह्य प्रयास भी कर सकते हैं। अंदरूनी कमज़ोरियों की अगर हम बात करें तो उन्मुक्त समाज और जनमत। जो उनका समाज है, जो वहाँ पे जो लोगों का जो जनमत है, वो अमेरिका को अब जो है किसी भी देश पर यूं ही आक्रमण करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि उनके सैनिक जो हैं बेवजह किसी दूसरे देश के लिए मारे जाएं। अगला जो इसका उपाय है एक नाटो और साथी देशों द्वारा लगाम। नाटो जो है ये भी आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों के देशों द्वारा ये देश जो है एक मिल करके एक संगठन इन्होंने बनाया है। तो जितने भी इसके देश हैं, अगर ये अमेरिका को इससे रिलेटेड कोई भी काम करने में अपना सहयोग देना बंद कर दें, उसे अपनी मनमानी करने ना दें, तो ये भी एक तरीका है कि वर्चस्व से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। अगला जो वो है तरीका है वो बाह्य प्रयासों में से पहला जो प्रयास है वो है बैंड वैगन थ्योरी। जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। इसमें ये एक कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीका है वर्चस्व से निपटने का, कि कोई भी देश अगर ये समझे कि अमेरिका के वर्चस्व से आपको जो फ़ायदा हो रहा है आप उसे लेते रहिए। यानी कि अगर अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है या आपको टेक्निकली हेल्प कर सकता है, मदद दे रहा है, तो आप जो है उससे मदद लेते रहिए। उसके वर्चस्व की तरफ आपको देखने का या उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है इतने ताकतवर देश से। तो ये जो है एक अप्रत्यक्ष तरीका है वर्चस्व से निपटने का या वर्चस्व के अंत का। अगला इसके अलावा एक और चीज़ है छुपा लेने की एक टेक्निक है कि कोई भी देश ये कर सकता है कि अपने आप को वो छिपा ले। यानी कि अमेरिका की नज़रों से छिपा ले और अपने आप को जो है अपनी ग्रोथ करता रहे, अपना विकास करता रहे। लेकिन ये जो टेक्निक है ये किसी बड़े देश के लिए या बड़ी इकोनॉमी वाले देश के लिए संभव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रयास है या तीसरा जिसके हम बारे में हम कह सकते हैं वो है एक है सैन्य चुनौती। जो है वो तो उसको देना असंभव है बिल्कुल ही, क्योंकि सैन्य चुनौती के लिए हम जानते हैं कि अमेरिका ही सबसे बड़ा जो निवेश करता है अपना बजट में से सबसे ज़्यादा वो अपनी रक्षा पर ही करता है। तो उसके मुकाबला किसी भी देश को उसका मुकाबला करने की जो क्षमता है वो किसी भी देश में अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है अमेरिका को ज़रूर चुनौती देने की कोशिश की जा सकती है। आर्थिक रूप से कई तरीके हैं या फिर सांस्कृतिक रूप से हम कहें तो हम अपनी जो लोकल जो चीज़ें हैं, अपना वेशभूषा, अपना खान पान, इसको ज़्यादा प्रमोट करके
जो है दूसरी, ये नहीं कि हम दूसरी सभ्यताओं की चीज़ें को ज़्यादा हम अडॉप्ट ना करें, अपने चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करें, तो ये एक बेहतर तरीका होगा कि हम अमेरिका के वर्चस्व को कहीं ना कहीं तक हानि पहुंचा सकते हैं। अगला एक छोटा सा टॉपिक है अमेरिका से भारत के संबंध। अगर इंडिया और भारत के हम इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस की बात करें तो हम देखेंगे कि ये कुछ समय पहले से या फिर 1945 से पहले तो अमेरिका विश्व की जो बिरादरी है उसमें कहीं था नहीं, उसने अपने आप को आइसोलेट किया था। लेकिन इसके बाद से भी अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध कोई ख़ास मधुर नहीं थे। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो अमेरिका के भारत के साथ जो संबंध हैं वो काफ़ी ठीक हैं, मधुर हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें पहला है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जितना भी भारत निर्यात करता है 65% अमेरिका को ही वो अकेला 65% निर्यात करता है। इसके अलावा बोइंग के 35% जो टेक्निकल कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के हैं, या फिर वहाँ की सिलिकॉन वैली में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें से जो 3 लाख हैं लोग वो भारतीय हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने ही की है। जो अमेरिका में जितनी भी प्रौद्योगिकी है, हाई टेक्नोलॉजीज़, उनमें 15% कंपनियों की शुरुआत तो वहाँ पर जो रह रहे इंडियंस हैं उन्होंने ही की है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी मधुर हैं। जैसे अभी भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने जो है भारत को काफ़ी रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मदद दे रहा है, आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि A35 नया विमान खरीदने के लिए जो है अमेरिका और भारत के साथ करार किया है। तो ये तो था अमेरिका का वर्चस्व। और मुझे लगता है चैप्टर इसी तरह ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपका होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, या पर्सनली आप मुझे मैसेज करके भी भेज सकते हैं। थैंक यू।